नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इन दिनों चंद्रबाबू नायडू का नाम काफी चर्चा में चल रहा है। पक्ष हो या फिर विपक्ष, बीजेपी हो या कांग्रेस, SIR का मुद्दा हो या CM PM वाले बिल का, चुनाव बिहार का हो या उपराष्ट्रपति का, हर जगह मोदी मोदी नहीं बल्कि नायडू नायडू हो रहा है। आज राजनीति का समीकरण इतना बदल चुका है कि दिल्ली के गलियारों से लेकर पटना और हैदराबाद तक हर नेता की जबान पर सिर्फ एक ही नाम है, चंद्रबाबू नायडू। विपक्ष नायडू के मन बदलने का इंतजार करता रहता है तो मोदी एंड कंपनी को डर सताता रहता है कि कहीं नायडू का मन न बदल जाए। केंद्र सरकार उनकी धन दौलत समेत हर तरह से उनकी खुशामद में लगी हुई है। उधर नायडू हॉटलाइन के जरिए राहुल गांधी से कनेक्टेड रहते हैं। मतलब साफ है कि नायडू के दोनों हाथों में लड्डू है। यही वजह है कि सत्ता की राजनीति में उनका वजन इस समय किसी भी बड़े राष्ट्रीय नेता से कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल में खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि नायडू की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। तो क्या कहती है ये रिपोर्ट, आज इस पर हम विस्तार से बात करेंगे और बताएंगे कि उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले सामने आई ये रिपोर्ट आखिरकार क्या संकेत दे रही है। और साथ ही चर्चा इस पर भी करेंगे कि क्यों मोदी सरकार को उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्ट की। तो ये रिपोर्ट है ADR की। इस रिपोर्ट में चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की वार्षिक सूची में टॉप पर आ गए हैं। जी हां, ADR की लिस्ट में नायडू को भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 931 करोड़ रुपए बताई है और ये कोई मामूली रकम नहीं है। अब सोचिए, जहां देश के लाखों किसान कर्जे में डूबकर आत्महत्या कर रहे हैं, वहां एक मुख्यमंत्री के पास इतनी अकूत संपत्ति होना अपने आप में बहस का विषय है। नायडू की इस दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा उनके परिवार की कंपनी हेरिटेज फूड्स लिमिटेड से आता है। ये वही कंपनी है जिसे उन्होंने 33 साल पहले बिना किसी सरकारी सहायता के स्थापित किया था। और दिलचस्प बात यह है कि नायडू के पास खुद हेरिटेज फूड में कोई शेयर नहीं है। हेरिटेज फूड्स लिमिटेड की शुरुआत साल 1992 में मात्र 7,000 रुपए से हुई थी, लेकिन इतने से शुरू हुई कंपनी का टर्नओवर आज 4,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 1995 में इसका मार्केट वैल्यू मात्र 25 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 4,381 करोड़ रुपए हो गया है। यानी तरक्की का ग्राफ आसमान छू रहा है। लेकिन दूसरी ओर नायडू पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। 9 सितंबर 2023 को स्किल डेवलपमेंट घोटाले के संबंध में उन्हें CID ने गिरफ्तार कर लिया था। 30 अक्टूबर 2023 को उन पर शराब लाइसेंस से जुड़ा हुआ नया भ्रष्टाचार मामला दर्ज हुआ। यानी दौलत और सत्ता के साथ साथ विवाद भी उनके कदम चूमते रहे। लेकिन अब मोदी सरकार जो नया बिल लेकर आई है कि उसमें किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को अगर 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रखा जाता है तो उसे इस्तीफा देना होगा, उसका असर नायडू पर भी लटकती हुई तलवार की तरह बना रहेगा। क्योंकि इस विधेयक का विरोध करते हुए विपक्ष ने पूरा नैरेटिव इस पर सेट कर दिया है कि इस बिल को मोदी सरकार ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को NDA के पाले में बनाए रखने के लिए पेश किया है। विपक्ष की तरफ से ये कहा जाने लगा कि मोदी को आशंका है कि TDP ने अगर समर्थन वापस ले लिया तो उनको गद्दी से हटना पड़ेगा। वहीं नायडू के दिल में भी अब डर बैठ गया है कि अगर समर्थन वापस लिया तो पुराने मामलों की फाइलें फिर खुल जाएंगी और उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसको लेकर RJD नेता तेजस्वी यादव का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ये एक नया तरीका है लोगों को ब्लैकमेल करने का। तो जो ये कानून जो नया लाए हैं कि भाई 30 दिन तक अगर जेल में रहिएगा तो मुख्यमंत्री हो या केंद्र मंत्री का पद जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो ये कानून जो है स्पेशली शुरुआत कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू जी के लिए और नीतीश जी के लिए, जो है ब्लैकमेल करने के लिए, डराने के लिए ये कानून जो है लाया जा रहा है। ये लोग जो 400 पार का नारा जो बोलते थे और गिर करके आ गए और दूसरी पार्टियों पे जो मजबूर होना पड़ गया, उसलिए ये तरकीब अमित शाह जी ने निकाला है। और ये कानून केवल शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी को ब्लैकमेल करने के लिए, डराने के लिए जो है लाया जा रहा है। आप भी जान रहे हैं कि कई नीतीश जी के साथियों पर, अधिकारियों पे, खासम खासों पर ED, CBI, इनकम टैक्स लगी हुई है। चंद्रबाबू जी के पीछे भी जो है एजेंसियां जो है लगी हुई हैं। तो उनको ब्लैकमेल करने के लिए एक नया कानून जो है ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इन लोगों का काम ही यही है कि नए नए तरकीब जो है लाओ और ब्लैकमेल करो, कानून बनाओ, ब्लैकमेल करो। लेकिन आप देखिएगा, पहले भी ED हो, CBI हो, कई मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट किया,
जेल में रखा, लेकिन सब बड़ी हो गए। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, कई मंत्री हों, सब तो बड़ी हो गए। और मेमोरी तभी जाएगी जब तक गिल्टी अदालत जो है आपको दोषी जब तक नहीं मानेगी, तब तक जो है मेमोरी नहीं जाती है। तो ये केवल कानून जो है आई वॉश के लिए है और जानबूझ करके ये लाया गया है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। और ये लोग हमेशा ब्लैकमेल करेंगे। इन लोगों ने तो ठेका ले रखा है कुछ विदेशी ताकतों से मिलकर के कि देश के लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म कर दें। अब इंस्पेक्टर भी चाहे तो वो भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर ले, 30 दिन तक रख के उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो ये जो है लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए और संविधान को तार करके ये कानून जो है लाया जा रहा है। मोदी जी ऐसा बिल लाकर अब चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेल करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब चंद्रबाबू नायडू ही मोदी जी को ब्लैकमेल करने लगे हैं। दरअसल मोदी जी को दिन रात क्रॉस वोटिंग का डर सताया जा रहा है। मोदी सरकार इस समय नायडू के सहारे टिकी हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव में मोदी जी को नायडू के समर्थन की बेहद जरूरत है। बिना उनके सपोर्ट के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को जिताना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इंडिया ब्लॉक ने भी चाल चल दी है। उन्होंने नायडू के ही राज्य से बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतार दिया है। यानी कि नायडू के सामने अब धर्म संकट पैदा हो गया है। एक तरफ मोदी सरकार से दगाबाजी तो दूसरी तरफ तेलंगाना की जनता से गद्दारी। ऐसे में नायडू की राहुल के साथ बैकडोर चैनल से बातचीत की खबरें तेजी से फैलने लगी। और राजनीति में कहते हैं कि मारो हथौड़ा जब लोहा गर्म हो, और नायडू ने भी बिल्कुल सही किया। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश की लंबित परियोजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन की मांग कर दी। वित्त मंत्री ने भी नाजुक वक्त की नजाकत को देखते हुए तुरंत ये मांग मान भी ली, मानो जैसे नायडू ने एक हाथ ले की कोई डील कर ली हो। इसके बाद नायडू ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर अपना स्टैंड साफ कर दिया। उन्होंने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उनकी जमकर तारीफ भी की। नायडू ने कहा कि वो एक सज्जन व्यक्ति और सच्चे देशभक्त हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए वही सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। यानी एक बार फिर से साबित हो गया कि भारतीय राजनीति में नायडू वही खिलाड़ी हैं जिनके इशारे पर दिल्ली की सत्ता डगमगा भी सकती है। तो आज की कहानी से एक बात तो साफ है कि चंद्रबाबू नायडू सिर्फ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। चाहे उनकी संपत्ति का मामला हो, भ्रष्टाचार के दाग हो या उपराष्ट्रपति चुनाव का समीकरण, हर जगह नायडू का ही नाम गूंज रहा है। आज विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष, हर किसी की नजर सिर्फ और सिर्फ नायडू पर टिकी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।